मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें भीड़ में खोया आदमी लीलाधर शर्मा द्वारा लिखित कहानी का प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर वर्कबुक के अवतरणों पर आधारित प्रश्नोत्तर है। तो हम अपना प्रश्नोत्तर आरंभ करते हैं। पेज नंबर 51 पे देखोगे, पेज नंबर 51। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू श्यामलाकांत, सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह हैं। उम्र में मुझसे छोटे हैं, पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। अब इस पर प्रश्न जो बनेगा, पहला प्रश्न है तुम्हारा, उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। उम्र में कौन किससे छोटा है? उम्र में कौन किससे छोटा है? दोनों के नाम बताएं। तो उम्र में लेखक का मित्र श्यामलाकांत छोटे हैं। श्यामलाकांत जी अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि वह बड़े सीधे साधे और परिश्रमी व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि उनका इतना बड़ा परिवार कभी समस्या बन सकता है। इस तरह से वे अपने सीधेपन जीवन में अपने परिवार को बढ़ा लिए हैं। उसी में प्रश्न है, बच्चों की फौज खड़ी कौन कर ली है? तो प्रश्न का उत्तर स्वयं तुमको दिख रहा है कि बच्चों की फौज लेखक के मित्र श्यामलाकांत नहीं खड़ी है। फौज करने का तात्पर्य है कि उनके परिवार में वह और उनकी स्त्री के साथ में 3 लड़कियां और 4 लड़के हैं। ठीक है। नंबर 2 प्रश्न देखो, किसने घर में बच्चों की फौज खड़ कर ली है, उसकी चरित्रगत विशेषताएं क्या हैं? उसी से संबंधित प्रश्न है। घर में फौज श्यामलाकांत जी ने खड़ी है। घर में फौज श्यामलाकांत ने की है। यह फौज उनके अपने निजी जीवन के पति पत्नी के साथ 3 लड़कियां हैं, 4 बच्चे हैं। दीनानाथ बड़ा लड़का है, सुमन छोटा लड़का है जो पढ़ रहा है, और 2 और छोटे छोटे बच्चे हैं। सभी बच्चे कृषित हैं, दुर्बल हैं, कुपोषण के शिकार हैं। प्रश्न नंबर 3 ध्यान देना, बच्चों की फौज से क्या तात्पर्य है? उन्हें परिवार बच्चों की फौज क्यों लगता है? यहाँ पे लेखक कहता है बच्चों की फौज। लेखक कहने का तात्पर्य लीलाधर शर्मा श्यामलाकांत के परिवार में बच्चे और बच्चियों को उन्हें फौज का संज्ञा दिया है। उन फौज में 3 लड़कियां हैं जो छोटी छोटी हैं, वे कृषित हैं, दुर्बल हैं, हमेशा अभावग्रस्त रहते हुए हैं, बीमार रहते हैं, और 4 बच्चे हैं जिनमें दीनानाथ बड़ा लड़का है जो पढ़ करके सर्विस खोज रहा है, और सुमंत जो अभी पढ़ाई पूरा करने ही वाला है। इस तरह से उनके परिवार में इन बच्चों की संख्या को ही बड़े परिवार हो चुके हैं, इसलिए लेखक ने उसे फौज की संज्ञा दी है। अब इस अवतरण का चौथा और अंतिम प्रश्न है, क्या उनका परिवार एक सुखी परिवार है? कारण स्पष्ट करो। क्या उनका परिवार एक सुखी परिवार है? कारण स्पष्ट करो। तो ध्यान देना, हम कहेंगे कि उनका परिवार एक सुखी परिवार नहीं है। कारण इसका यह है कि परिवार बड़ा है, आमदनी कम है, जिसके कारण से सभी बच्चे रोगग्रस्त हैं, कुपोषण के शिकार हैं। उन्हें न रहने के लिए अच्छे मकान हैं, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, और न खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। इस तरह से वे सभी बच्चे
प्रदूषणग्रस्त वातावरण में रहने के लिए मजबूर हैं। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ए परिवार सुखी परिवार के अंतर्गत नहीं आ सकता। ठीक है, अब मैं वर्कबुक के दूसरे अवतरण का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। ध्यान देना, यह पेज नंबर तुम्हारा 52 पे है, पेज नंबर 52। ध्यान से देखो, पेज नंबर 52। यहाँ पे लिखा हुआ है, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से इस कार्यालय में नाम दर्ज कर चुके हैं। अब इस अवतरण पर पहला प्रश्न तुम्हारा बन रहा है, यह पंक्ति कौन किससे कह रहा है और कब कह रहा है। तो इस प्रश्न के उत्तर में इसका जवाब होगा, यह पंक्ति रोजगार कार्यालय में बैठे हुए एक बड़े अधिकारी का है, जहाँ पे श्यामलाकांत के बेटे दीनानाथ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार दफ्तर में रोजगार प्राप्त करने के लिए अपनी अर्जी देने जमा किए हैं। 2 घंटे के बाद जब उनके अंत में लाइन आती है, उनका स्थान आता है, तो वो अपने कागज़ को जमा करते हैं और उसी समय यह बात रोजगार दफ्तर के बड़े अधिकारी ने कहा कि नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, लेकिन जल्दी नौकरी पाने की आशा मत करना, क्योंकि तुम्हारे जैसे योग्यता को धारण करने वाले अनेकों बच्चे, कहने का तात्पर्य हजारों बच्चे पहले ही से अर्जी जमा कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो, उसे नौकरी खोजते हुए कितने वर्ष बीत गए, उसे नौकरी क्यों नहीं मिली। उसे कहने का तात्पर्य है श्यामलाकांत के बड़े बेटे दीनानाथ को नौकरी खोजते हुए 2 साल बीत गए, क्योंकि 2 साल पहले उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और तभी से वह रोजगार के लिए प्रयास कर रहा है। इस तरह से उसके 2 साल बीत गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौकरी क्यों नहीं मिली या रोजगार उसे क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसकी योग्यता के बराबर हजारों लोग पहले ही से अपनी अर्जी हर ऑफिस में, हर दफ्तर में जमा करके अपने नौकरी को पाने की इच्छा व्यक्त करते थे, लेकिन नौकरी उन्हें अभी भी नहीं मिल पाई है। तो दफ्तर के अधिकारी ने कहा कि चूँकि हजारों लोग पहले ही से दफ्तर में अपना आवेदन पत्र जमा किए हैं, इसलिए यदि नौकरी मिलती है तो पहले उन्हीं को मिलेगी, इसलिए उसे पहले नौकरी नहीं मिल सकती या उसे नौकरी की आशा इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न नंबर 3 देखो, इस पंक्ति में लेखक ने देश की किस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है और क्यों। अब इसका आंसर होगा, इस पंक्ति में लेखक ने देश की निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि आज की बढ़ती हुई जनसंख्या एक भयंकर रूप धारण कर ली है। इसे हम विस्फोट की संज्ञा दे सकते हैं। कारण यह है कि आज से 75 साल पहले देश की जनसंख्या नियर अबाउट 34 करोड़ थी, लेकिन आज 75 साल के बीच में जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है, यह इतनी तीव्र गति से वृद्धि हुई है कि आज की जनसंख्या 130 से लेकर के 134 करोड़ के बीच में पहुंच चुकी है। यद्यपि इस जनसंख्या वृद्धि का जो दर है वह दर पहले ही की तरह से है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के साथ उतने संसाधनों का विकास नहीं हो सका है। इस तरह से हम यदि देखें तो पता चलता है कि प्राचीन समय में अर्थात 75 से लेकर के 100 साल के बीच में हमारी जनसंख्या इसी गति से बढ़ रही थी, लेकिन उस समय हमारे पास अनेक समस्याएं थी।
जैसे इस समय में हम बोल सकते हैं कि उस समय स्वास्थ्य संस्थाएं उतनी नहीं थी जितनी आज है। इसका क्या कारण हो सकता है या इसके कारण जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो हम यह कर सकते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी वह आज ही की तरह से पहले उसी तरह से थी, लेकिन उस समय स्वास्थ्य सेवाओं के न होने के कारण उनका जो डेथ रेट था, अर्थात मृत्यु का जो दर था, वह भी बड़ी तेज़ी से थी, वह भी अधिक थी। कहने का तात्पर्य जितने बच्चे जन्म लेते थे उसी के आधार पे उस समय बच्चों की मृत्यु भी होती थी। तमाम प्रकार के रोग थे, हैजा था, टीबी था, इत्यादि था, जो जनसंख्या को प्रभावित करता था। इस तरह से उस समय की जनसंख्या आज की तुलना में संतुलित जनसंख्या थी, लेकिन आज तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं, शिक्षा सुविधा है, स्वास्थ्य केंद्र हैं, यातायात के साधन हैं। इस तरह से आज किसी भी बीमारी के लिए पर्याप्त साधन हैं और इस तरह से हम जनसंख्या में वृद्धि दर देखते हैं, क्योंकि जन्म दर तो उसी तरह से है लेकिन मृत्यु दर बहुत तेज़ी से घट गया है। इस तरह से जनसंख्या की वृद्धि अधिक हुई है। अब लास्ट ध्यान देना, इस समस्या के समाधान के लिए कोई 2 बिंदु तुमको लिखना है। तो हम इसके आंसर में बोलेंगे इस समस्या के वृद्धि को यदि हमें नियंत्रित करना होगा तो हमारे पास बहुत से साधन हैं, हम प्रयोग उनका करके हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर सकते हैं। पहला तो यह है परिवार नियोजन अपनाना, अर्थात हमें इस विषय में शिक्षित होना चाहिए कि हमारा परिवार हमारे संसाधन के अनुरूप होने चाहिए, नियोजित परिवार होना चाहिए। जैसा कि सरकार ने कहा हम दो हमारे दो, अर्थात हमारा छोटा परिवार होना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। इस तरह से हम अपने परिवार को छोटा रख करके इस समस्या को या इस समस्या से बच सकते हैं। दूसरा, शिक्षा का प्रचार प्रसार हमें करना पड़ेगा, लोगों में जागरूकता भरनी होगी कि यदि जनसंख्या की वृद्धि होती है तो हमें तमाम प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ेगा, चाहे वह शिक्षा की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे आवास की समस्या हो, यातायात की समस्या हो, प्रदूषण की समस्या हो, क्योंकि सभी समस्याओं की जननी यह हमारा जनसंख्या है। जनसंख्या की वृद्धि सभी समस्याओं की जननी है, इसलिए हमें इसे कम करने के लिए, इसे नियोजित करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करने के लिए, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमें इस पर विचार करना पड़ेगा और हम इस तरह से नियोजित परिवार रख करके लोगों में जागरूकता भर करके जनसंख्या वृद्धि से छुटकारा पा सकते हैं और इस तरह से हम अनेक समस्याओं से बच सकते हैं। तो इस तरह से यह तुम्हारा वर्कबुक पे आधारित 2 अवतरणों का मैंने बताया। एक छोटा सा और अवतरण मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वह भी देख लो, पेज नंबर 52 पे ही है। यहाँ पे घर पहुँचा तो छोटे से मकान की सामान्य रूपरेखा को देख करके वहाँ के सामान की ठूस महसास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामलाकांत से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? वक्ता और श्रोता का परिचय दो। पहला प्रश्न होगा वक्ता और श्रोता का परिचय दो। वक्ता लेखक लीलाधर शर्मा हैं, जो हरिद्वार में अपने अभिन्न मित्र श्यामलाकांत के पास उनकी लड़की की शादी में गए हुए हैं। हर तरह की परेशानियों को झेलते हुए जब वो वहाँ पे पहुँचे तो घर में देख रहे हैं कि उनके 3 लड़कियाँ, 2 छोटे लड़के अपनी माँ को पकड़े हुए, उंगली पकड़ते हुए उन्हें जलपान लेकर के आती हैं। छोटे से कमरे में इतने सामान थे कि उसे देख करके लेखक का दम घुटने लगा और जैसे ही श्यामलाकांत जी उन्हें दिखाई दिए वैसे ही वह पूछ बैठे, क्या रहने के लिए तुम्हारे पास यही 2 मकान हैं? तो इस तरह से इसके वक्ता
लेखक है और श्रोता श्यामलाकांत जी हैं। अब इसमें प्रश्न दूसरा है कि इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कौन सी परेशानी बताई। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कौन सी परेशानी बताई। ध्यान देना, लेखक जब उनसे प्रश्न पूछता है कि क्या तुम्हारे पास रहने के लिए यही 2 मकान हैं, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियों को देख करके, प्रदूषण से भरे हुए वातावरण को देख करके, लंबे परिवार को देख करके उनका दम घुटने लगा और वह अचानक पूछ बैठे। तब लेखक के मित्र श्यामलाकांत ने कहा, क्या करूं मित्र, 2 साल पहले इस शहर में मैं आया और जब से मैं आया हूं तब से अच्छे मकान को खोजने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया, यहाँ तक कि खोजते खोजते उनके जूते घिस गए, लेकिन अच्छे मकान न मिल सके और इस तरह से अंत में जो मिला वही मकान मिला जो उन्हें उनके सिर को छाह देने के लिए मिला, और इस तरह से वह बाध्य होकर के उस मकान में रह रहे थे और अपने परिवार के साथ में सभी समस्याओं को झेल रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, उन 2 कमरों में कितने लोग रहते हैं, विवरण दे। कहने का तात्पर्य सीधा है कि उनके परिवार में कितने लोग रहते थे। तो तुम बोलोगे उस छोटे से कमरे में लेखक का मित्र श्यामलाकांत, उनकी बीमार पत्नी, उनके साथ में 3 छोटी छोटी लड़कियां जो हमेशा स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, कोई न कोई बीमारी हमेशा पकड़ी हुई है। 2 बड़े बच्चे हैं, एक दीनानाथ जो कि पढ़ करके 2 साल पहले पढ़ाई पूरी करके रोजगार का अवसर देख रहा है, और दूसरा बच्चा पढ़ाई पूरी ही करने वाला है, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इस तरह से उनके परिवार में 7 लड़के लड़कियां तथा 2 पति पत्नी मिला करके परिवार में 9 व्यक्ति हैं और कमरा 2 है, और इस तरह से उनका जो जीवन है वह समस्याओं से जूझ रहा है। लास्ट प्रश्न देखो कि इसका, इस पंक्ति में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है, क्या उनका उपाय हो सकता है। जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, इस पंक्ति में लेखक के परिवार की दयनीय स्थिति की समस्या को उजागर किया गया है कि लेखक ने अपने निजी जीवन में ध्यान नहीं दिया, सीधे सादे जीवन को बिताते हुए, परिश्रम करते हुए अपने परिवार को बढ़ा लिया, जिसके कारण आज विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। इन समस्याओं में आवास, या कह सकते हो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों प्रकार की समस्याएं तो हैं ही। इसके साथ ही स्वास्थ्य समस्या उनका विकट है, जहां प्रतिदिन कोई न कोई बीमार रहता है, और इन समस्याओं की जननी तुम्हारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। इस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या इन सभी समस्याओं की जननी है। इन समस्याओं से निपटारा या छुटकारा पाने के लिए हमें नियोजित परिवार करना पड़ेगा। यदि हम शिक्षा पे विशेष ध्यान दें, परिवार नियोजन को अपनाएं, लोगों में जागरूकता रखें, उन्हें बताएं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार समस्या का परिवार है, तो इस तरह से लोगों में जागरूकता आएगी और लोग अपने परिवार को नियोजित परिवार करेंगे। इस तरह से स्वयं तो सुखी होंगे, समाज को सुखी करेंगे, रखेंगे, और इस तरह से समाज जब सुखी होगा तो हमारे देश की परेशानियां कम होगी, देश का निरंतर विकास होगा, जो विश्व स्तर पे अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जैसा कि हमारा देश महान है, वास्तव में यह देश हमारा जो है महान से भी महानतम श्रेणी में आ सकता है। तो इस तरह से हम आज अपने इस वीडियो में तुम सभी को भीड़ में खोया हुआ आदमी का सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर तुम्हें बताए। मुझे आशा है
कि तुम्हें इन सभी प्रश्नों के उत्तर बारीकी से समझ में आए होंगे। तो इस तरह से मैं यहीं पे अपने प्रश्नोत्तर प्रक्रिया को विराम देता हूँ। तुम सभी को धन्यवाद देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रहो। धन्यवाद।